देता हूँ। ये पहली स्लाइड है आज की, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। ठीक, तो आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे बिल्कुल, जिसका नाम है डी ब्रॉगली इक्वेशन। कुछ लोग उसको डी ब्रोगली इक्वेशन भी बोलते हैं, जी साइलेंट होता है, और ठीक है हम लोग डी ब्रॉगली ही बोलेंगे। ये हमें किस बारे में बताता है? ये हमें बताता है डुअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में। बड़े ध्यान से सुनना है, यहाँ पर कंफ्यूजन होता है काफी ज्यादा। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने देखा कि जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की प्लेनेटरी थ्योरी ऑफ मोशन पढ़ रहे थे, जो कि रदरफोर्ड ने दी थी, फिर हम लोगों ने बोहर्स के बारे में बात करी कि भाई बोहर ने अपना एक मॉडल दिया जिसमें स्टेशनरी ऑर्बिट्स थी, फिक्स्ड एनर्जी शेल्स थे, है ना, और उसने ये सब बताया कि इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गिर रहा है भाई न्यूक्लियस में। ये सारी बातें हमारे बोहर ने बता दी। ठीक, अच्छा उससे पहले हम लोग एक चीज और पढ़ चुके थे कि भाई जो हमारा फोटोन होता है, फोटोन के अंदर पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है, राइट। फिर 1923 में एक फ्रेंच फिजिसिस्ट आए जिनका नाम था लुइस डी ब्रॉगली। उन्होंने एक बात ऑब्जर्व करी। उन्होंने कहा कि जैसे लाइट के अंदर आपने बोला ना डुअल कैरेक्टर है, ऐसे मैटर के अंदर भी डुअल कैरेक्टर हो सकता है। मैटर यानी कि मैटर आप समझते हो ना, जो आपने 9th क्लास में डेफिनेशन पढ़ी थी, एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज मैटर, राइट। तो कोई भी चीज जिसके अंदर मास है और वो ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस, वो हर कोई मैटर है, और सबके अंदर डुअल नेचर है। यानी कि मैं, आप, सूरज, चांद, तारे, है ना, आपकी बॉटल, टेबल, सबके अंदर वेव कैरेक्टर भी है और पार्टिकल कैरेक्टर भी है, ऐसा डी ब्रॉगली कहता था। ठीक, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आने लगा, सर हम वेव कैसे बन सकते हैं? अगर हम वेव होते तो मजा ही आ जाता, हमें दरवाजे से बाहर जाना, हम नीचे से निकल जाते आराम से वेव बन के, है ना। ऐसा तो है नहीं होता। तो अभी वो ऐसा बोल रहा है क्या कि भाई किसी भी मैटर के अंदर डुअल नेचर हो सकता है। तो सबसे पहले हम यही वाली बात लिखेंगे, डी ब्रॉगली ने क्या बोला, लाइक मैटर, सॉरी लाइक लाइट, मैटर also has dual कैरेक्टर। कि भाई लाइट की तरह मैटर के पास भी डुअल कैरेक्टर होता है। डुअल कैरेक्टर मतलब पार्टिकल कैरेक्टर एज वेल एज वेव कैरेक्टर। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई अगर आपके पास फोटोन है, फोटोन के पास हमने देखा था कि भाई फोटोन के पास आपका मोमेंटम भी होगा और वेवलेंथ भी होगी। वेवलेंथ क्यों होगी? क्योंकि वो वेव है। और मोमेंटम क्यों होगा? क्योंकि वो पार्टिकल है, राइट। तो अगर यही दोनों चीजें फोटोन के पास हैं, तो भाई इलेक्ट्रॉन ने क्या बिगाड़ा है? इलेक्ट्रॉन के पास भी ये दोनों चीजें होंगी, है ना। ह्यूमंस के पास भी ये दोनों चीजें होंगी, सन के पास भी ये दोनों चीजें होंगी। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ करेस्पॉन्ड्स टू वेव कैरेक्टर एंड मोमेंटम करेस्पॉन्ड्स टू पार्टिकल कैरेक्टर। तो अगर कोई मैटर डुअल नेचर शो कर रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर वेवलेंथ भी है और उसके अंदर मोमेंटम भी है। ठीक है, तो अब वेवलेंथ और मोमेंटम में कोई रिलेशन भी होगा, है ना, क्योंकि किसी के अंदर हो सकता है वेव कैरेक्टर ज्यादा डोमिनेट हो, तो हो सकता है उसके अंदर वेवलेंथ ज्यादा डोमिनेट हो। किसी के अंदर हो सकता है पार्टिकल नेचर ज्यादा डोमिनेट हो, तो हो सकता है उसके अंदर मोमेंटम ज्यादा डोमिनेट हो, है ना। तो एक बात तो समझ में आती है कि हम लोगों के अंदर पार्टिकल नेचर डोमिनेट है, वेव नेचर नहीं है ना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव नेचर डोमिनेट है, पार्टिकल नेचर बहुत कम है। तो इसका मतलब जिनके अंदर पार्टिकल नेचर होगा उनके अंदर वेव नेचर बहुत कम होगा, जिनके अंदर वेव नेचर बहुत ज्यादा होगा उनके अंदर पार्टिकल नेचर बहुत कम होगा। और वेव नेचर करेस्पॉन्ड्स टू वेवलेंथ and particle nature corresponds to momentum. So we can say that according to de Broglie, lambda is inversely proportional to momentum. P is what? Momentum. यानी कि lambda is inversely proportional to m into v.
लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m इंटू v। ठीक है, फिर if lambda is inversely proportional to m into v, so if we remove the proportionality sign, there will be one constant, that will be h, which is Planck's constant. So lambda is equals to h upon mv। very 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 important relation। जितने वेरी लगाना चाहो उतने वेरी लगा लो, क्योंकि इस रिलेशन से हमारे एडवांस का रास्ता खुलता है। अब तक हम लोगों ने एक भी जेईई एडवांस के क्वेश्चन नहीं करे थे ना, कुछ करे थे पुराने आए हुए, लेकिन जो 2013 के बाद ऑफिशियली एडवांस आया, वहां से अब आना क्वेश्चन शुरू होंगे, यानी कि उसको यहां से टॉपिक प्यारे लगना शुरू होते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम। ठीक है, अच्छा यहां से एक बात समझ में आ रही है कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इसका मतलब क्या है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो इसका मतलब उसके अंदर लैम्डा कम होगा। लैम्डा कम होने का मतलब क्या है, उनके अंदर वेव नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। राइट, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करूं वेवलेंथ ऑफ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखवा रहा हूं, वेवलेंथ ऑफ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक एरोप्लेन ले लो, लाइक बॉल ले लो, क्रिकेट बॉल, ठीक, इज वेरी लो। इनकी वेवलेंथ बहुत कम आती है। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो अभी मैं आपको करवाऊंगा, अभी जब आप फास्ट मूविंग एरोप्लेन या बॉल की वेवलेंथ निकालना चाहोगे तो बहुत कम आएगी। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर हाई मास। अरे सर कमाल करते हो, बॉल का थोड़ी कोई मास होता है, बॉल कितने की होगी, ज्यादा से ज्यादा आधा किलो की होगी बॉल, ये कोई ज्यादा मास थोड़ी होता है, आधा किलो तो बहुत कम मास है। आपको कम लग रहा है क्योंकि आप अपनी डेली लाइफ से कंपेयर कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन के मास से कंपेयर करके देखो। हम जो मास पढ़ रहे हैं वो किस लेवल का है, वो 10⁻⁻27 10⁻⁻31 ग्राम किलोग्राम का है ना। इस ऑर्डर के मास के सामने अगर आप देखते हो आधा किलो का मास, तो ऐसे इमेजिन करो कि लगभग लगभग 10⁻30 टाइम्स ज्यादा हो गया ये मास। 10⁻30, समझ रहे हो, बहुत बड़ा नंबर है 10⁻30, राइट। तो इसलिए आप जो देखते हो कि बॉल के अंदर, इंसानों के अंदर, एरोप्लेन के अंदर, या जो भी आप अपनी मैक्रोस्कोपिक बॉडीज देखते हो अपने चारों ओर, उनमें आपको वेव नेचर शो नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनकी वेवलेंथ की वैल्यू बहुत कम है। उनके अंदर वेव नेचर है नो डाउट, बट वो इतना कम है, इतना कम है, इतना कम है, इतना कम है कि वो कभी करोड़ों अरबों साल बाद थोड़ा सा खिसकेगा। तो करोड़ों अरबों साल तक तो कौन जिंदा है भाई, कौन देखने आ रहा है, खिसक भी जाए तो क्या पता, ठीक। तो इसलिए जिन बॉडी के अंदर मास ज्यादा होता है उनकी वेवलेंथ कम होती है, ठीक। तो इसलिए हम लिखेंगे कि वेव नेचर ऑफ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल कैन बी नेग्लेक्टेड। तो इसलिए हम पूरी बेशर्मी के साथ, बिना शर्म और लिहाज के, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के वेव नेचर को नजरअंदाज कर देंगे, ठीक। लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, इन सब के वेव नेचर को बहुत ही सिग्निफिकेंट तरीके से मानेंगे और इनको नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। पर सर कुछ ऐसे मैटर भी हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, है ना, ये तो वेव नेचर शो करते हैं, ठीक है। तो जब वेव नेचर शो करेंगे तो इनकी वेव को क्या बोलोगे आप? कमाल है यार, जो लाइट की वेव थी आपने उसको तो एक नाम दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि वो किसी लाइट की वेव थी, वो किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेव थी, तो इसलिए उसको सम्मान के साथ नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर कोई मैटर वेव की तरह बिहेव करने लगे तो उसके वेव को भी सर कोई नाम दीजिए, तो मैंने कहा आज से उसका नाम होगा मैटर वेव्स।
उसका नाम क्या होगा? मैटर वेव्स। और जो इससे पहले पढ़ी थी हमने उनका नाम क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ऐसे ही मैटर वेव्स या मैटर रेडिएशन। तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी। क्या? कि जब भी ये ट्रेवल करती हैं तो इनके ट्रेवल करने के साथ साथ इनके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, ईएफ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और एमएफ क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। मैटर वेव में दे मे नॉट बी एसोसिएटेड, मतलब हो सकता है कि जब कोई मैटर वेव ट्रेवल करे, यानी कि कोई ऐसा मैटर ट्रेवल करे जो अपने अंदर वेव कैरेक्टर शो कर रहा है, तो उसके अंदर ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड चारों ओर प्रोड्यूस ना हो। ऐसा हो सकता है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा है ऐसा नहीं होगा या ऐसा होगा, हो भी सकता है, हो सकता है ना। ठीक है, ठीक। सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेम स्पीड के साथ ट्रेवल करती है, ट्रेवल विद सेम स्पीड। आप लोग पूरा पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, लेकिन मैटर वेव्स की स्पीड अलग अलग होती है। तो ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड। और क्या क्या हो सकता है? और इनकी स्पीड किसके बराबर होती है? वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर, ये भी लिख लो। दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इनकी स्पीड जनरली लाइट की स्पीड से कम होती है। ठीक, इनको मटेरियल मीडियम रिक्वायर होता है। अगर इनको ट्रेवल करना है तो मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ेगी, बट they do not require material medium. इनको कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए। They can be radiated into space. हम इनको स्पेस में भी ट्रेवल करा सकते हैं, क्यों? क्योंकि मटेरियल मीडियम ही नहीं चाहिए। बट दे कैन नॉट, इनको नहीं करा सकते। ठीक, इनके लिए जो हमने लैम्डा का फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था? C/μ, है ना? हमने ये चीज पढ़ी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेवलेंथ होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है, व्हिच इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू C/μ। बट यहाँ हमने क्या पढ़ा? लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। ये सबसे मेजर डिफरेंस था न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहे थे, अब तक जो 3-4 क्लासेस पीछे लगाई उसमें हमने हर जगह किसकी बात करी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, और फॉर्मूला लगाया लैम्डा इज इक्वल टू C/μ। लेकिन जब हम मैटर वेव्स की बात करेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। ठीक है, चलो अब बहुत काम की बात, वेरी इंपॉर्टेंट बात, अब आप लोगों के भ्रम टूटेंगे। क्या? देखो डी ब्रोगली क्या कह रहा है? डी ब्रोगली कह रहा है कि सपोज आपका एक एटम है, उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहा है। अब अगर वो पार्टिकल है, तो अगर कोई पार्टिकल है तो ऐसे समझो इंसान की तरह इमेजिन करो इलेक्ट्रॉन। तो अगर इंसान है तो मस्त वो आराम से सर्कुलर पाथ में घूमता रहेगा, और जिस भी सर्कुलर पाथ में घूमेगा उस सर्कुलर पाथ की एक सरकमफरेंस होगी, जिसको हम 2πr से निकाल लेंगे। रेडियस हो जाएगी आपकी न्यूक्लियस से उस ऑर्बिट तक की डिस्टेंस। सही है? ठीक है। लेकिन डी ब्रोगली क्या कह रहा है? डी ब्रोगली कह रहा है कि सरकार, जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल नहीं, वेव नेचर भी शो कर सकता है, और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव नेचर डोमिनेट ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है। तो अगर इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करेगा तो वो सर्कुलर ऑर्बिट में थोड़ी घूमेगा। वो कैसे घूमेगा? मान लो इलेक्ट्रॉन यहां से चलना शुरू कर रहा है तो वो डिंग 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 डिंग,
इस तरीके से घूमेगा। क्यों? क्योंकि वो वेव है, और वेव तो ऐसे ही चलती है भाई, एक क्रस्ट होता है, एक ट्रफ होता है, राइट? ठीक है। अब हर वेव की, जैसे मान लो ये एक वेव है इस तरीके से, ये एक वेव है सपोज, तो इसकी एक ये लैम्डा होगी, है ना, ये पूरी। अब अगर एक वेव है तो एक लैम्डा, अगर दो वेव हो जाती तो सर पूरी लेंथ हो गई 2 लैम्डा, लैम्डा प्लस लैम्डा 2 लैम्डा। अगर 3 वेव हो जाती तो 3 लैम्डा, 4 वेव हो जाती तो 4 लैम्डा, n वेव हो जाती तो n लैम्डा। तो ये क्या है? अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह बिहेव करता है तो वो किसी ऑर्बिट में घूमेगा, और इलेक्ट्रॉन के द्वारा चलने वाले रास्ते का सरकमफेरेंस हम निकाल सकते हैं 2 पाई r से। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है तो क्या होगा? उसका जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? n लैम्डा, यानी कि वो जितनी वेव बनाएगा उतना ही लैम्डा से इंटू कर दो, दैट विल बी द पाथ और लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। ऐसा डी ब्रॉगली कहकर चला गया। लोगों ने पूछा, हे वत्स हमें बताओ कि हमको कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रॉन कितनी वेव बना रहा है? तो डी ब्रॉगली एक भविष्यवाणी कर चला गया। क्या? कि जिस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उस शेल को कंप्लीट कवर करने के लिए वो उतनी ही वेव बनाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोल रहा हूं। जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो उस ऑर्बिट को पूरा कवर करने के लिए उतनी ही वेव बनाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मैं आपसे पूछूं सेकंड ऑर्बिट में कितनी वेव होंगी, आप कहोगे 2। क्यों? क्योंकि जो ऑर्बिट का नंबर होगा वही वेव का नंबर होगा। तो वेव की लेंथ कितनी हो जाएगी? आपने कहा सर एक की होती है लैम्डा, तो सेकंड ऑर्बिट है और सेकंड ऑर्बिट में बनेंगी 2 वेव, तो 2 वेव की लेंथ हो जाएगी 2 लैम्डा। सही है? अच्छा, तो लोगों ने कहा लेकिन अगर वो सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा होता और अगर आप उसके अंदर पार्टिकल कैरेक्टर मान लेते, तो कायदे में तो पार्टिकल कैरेक्टर मानते तो वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता, और सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता तो उसके अंदर कुछ क्या आती? सरकमफेरेंस आती, और सरकमफेरेंस तो आप किससे निकालते हो? 2 पाई r से। तो क्या ये लेंथ जो आपने पार्टिकल नेचर मानकर मानी और ये लेंथ जो आपने वेव नेचर मानकर मानी, क्या ये दोनों अलग अलग हो जाएंगी? अगर ऐसा हो जाएगा तो आप कहना चाह रहे हो कि पहले इलेक्ट्रॉन छोटी लेंथ कवर कर रहा है, बाद में इलेक्ट्रॉन बड़ी लेंथ कवर कर रहा है, या पहले बड़ी कर रहा है बाद में छोटी कर रहा है। तो अगर ऐसा हो गया तो फिर बात गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर बड़ी लेंथ कवर कर रहा है तो बड़ी लेंथ कवर करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, छोटी लेंथ कवर कर रहा है तो छोटी लेंथ कवर करने के लिए कम एनर्जी चाहिए। लेकिन बोहर तो कह के गया था हर एनर्जी शेल में इलेक्ट्रॉन को फोकट की एनर्जी मिली हुई है और एनर्जी हर शेल की बराबर है। तो अगर इलेक्ट्रॉन दोनों जगह अलग अलग नेचर शो कर रहा है और अगर अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है तो इसका मतलब शेल की एनर्जी फिक्स नहीं हो सकती। लेकिन बोहर ने कहा था कि शेल की एनर्जी फिक्स है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के द्वारा चलने वाले रास्ते की लंबाई भी फिक्स होगी। तो जो लेंथ को कवर करेगा पार्टिकल नेचर मानकर, दैट इज 2 पाई r, दैट विल बी इज इक्वल टू n लैम्डा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, खूब सारे क्वेश्चन आए जेईई मेन में इस फॉर्मूला से, अभी खूब सारे सॉल्व करेंगे। इवन नीट ने भी 2015 में शायद इससे क्वेश्चन पूछा इस फॉर्मूले पर। तो अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि थर्ड शेल है, थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन कितनी लंबाई की वेव बनाएगा, तो आप कहोगे 3 लैम्डा, और दिस विल बी इज इक्वल टू 2 पाई r। और अगर मैंने इलेक्ट्रॉन की
मतलब वेवलेंथ भी बता दिया, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ भी आपको बता दी कि भाई मान लो एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी वेवलेंथ है सपोज 2.4 एंगस्ट्रॉन, कुछ भी एक रैंडम वैल्यू ले ली मैंने कि लैम्डा है उसका 2.4 एंगस्ट्रॉन और वो थर्ड शेल में घूम रहा है, तो थर्ड शेल में घूम रहा है तो एन की वैल्यू 3 और लैम्डा मैंने आपको दे दिया 2.4, तो 3 इंटू 2.4 और अपॉन पाई और 2, तो यहां से ये क्या आ गया, रेडियस, यानी कि आप एटम की रेडियस बता सकते हो यहां से हो, बिल्कुल किस ऑर्बिट में घूम रहा है और उस ऑर्बिट की रेडियस क्या है न्यूक्लियस से आप ये बता सकते हो। ठीक है जी, सही बात है, ठीक, चलो तो ये आपकी एक बात है। अभी इन सब पर बेस्ड हम खूब सारे क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल भी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बात और, एन क्या है, ऑर्बिट का नंबर, तो ऑर्बिट या तो एक होगी, दो होंगी, तीन होंगी, चार होंगी, पांच होंगी, छह होंगी, सात होंगी, आठ होंगी, नौ होंगी, 10 होंगे, ऐसे होंगे, राइट। ऑर्बिट कभी भी जीरो नहीं हो सकती, ऑर्बिट कभी भी -1 -2 नहीं हो सकती, यानी कि माइनस का कोई भी संख्या नहीं हो सकता, ऑर्बिट कभी भी हाफ 2.5 3.52 ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब एन क्या है, एन नेचुरल नंबर है, एन आपका नेचुरल नंबर है। क्लियर, यानी कि n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, डॉट 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 इनफाइनाइट तक हो सकती है। ये पहली चीज, ठीक है। चलो कुछ और बातें, जैसे अभी मैंने आपको बताया लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है, इसका एक और मॉडिफिकेशन देखो, जैसे मानो कि मेरे एक किसी शेल में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, ठीक, उसकी कुछ एक वेलोसिटी होगी जिससे वो घूम रहा होगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन पर बाहर से एक फोटोन गिराया, ठीक, तो जब वो फोटोन इससे टकराया होगा तो फोटोन ने अपना मोमेंटम ट्रांसफर किया होगा इस इलेक्ट्रॉन के अंदर, राइट। जैसे अगर कोई ट्रक जाकर किसी गाड़ी से टकराए तो गाड़ी आगे बढ़ जाती है कि नहीं, क्यों, क्योंकि ट्रक ने अपनी एनर्जी कॉलिजन से गाड़ी में ट्रांसफर करी, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर कुछ मोमेंटम आ गया या मोशन आ गया। ऐसे ही जब कोई फोटोन जाकर इलेक्ट्रॉन से टकराया होगा तो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो गई, राइट। तो अब इस केस में अगर मुझे नई वेवलेंथ निकालनी है तो दैट विल बी इज इक्वल टू h अपॉन m डेल्टा v। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि ये फॉर्मूला जेई एडवांस के एक क्वेश्चन में लगेगा जो जेई वालों ने पूछा था, तो हम इसकी बात कर लेंगे थोड़ी देर में, ठीक है, बट आपको इसको अभी याद रखना है। चलिए कुछ और बातें भी कर लेते हैं, इसी में थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं बातों। अब मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है ना, लेकिन मैंने क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन पर एक पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, तो जैसे मैं पोटेंशियल अप्लाई करूंगा इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी मिलेगी और इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो जाएगा, राइट। तो मैं लिखूंगा लेट द इलेक्ट्रॉन इज accelerated with a potential of V, ठीक, मैंने V नाम का एक पोटेंशियल अप्लाई किया किसी इलेक्ट्रॉन पर, तो उसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही मैं उस पर कुछ इलेक्ट्रॉन मतलब कुछ पोटेंशियल अप्लाई करूंगा उसके अंदर एनर्जी आएगी और वो सारी की सारी एनर्जी किसमें चेंज हो जाएगी, सर काइनेटिक एनर्जी में हम सीख चुके हैं, तो हाफ mv स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट ev,
है ना। ठीक है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ एम स्क्वायर वी स्क्वायर, यानी कि मैंने दोनों साइड एम से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 उठाकर मैं इधर ले आया, तो 2m बोलोगे, क्लियर है। तो mv की जगह क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2m, बहुत काम का फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ। ठीक, तो अभी मैंने पढ़ा था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, एम बी की जगह पूरी ये वाली वैल्यू रख दूँ, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m लिख सकता हूँ। ये एक नया फॉर्मूला, ये एक नया फॉर्मूला हो गया। ठीक, अब इसमें पोटेंशियल आप बाहर से अप्लाई कर रहे हो तो पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होगी बार बार, लेकिन H की वैल्यू फिक्स है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है और इलेक्ट्रॉन E की वैल्यू भी फिक्स है। तो अगर मैं सारी फिक्स्ड वैल्यू को रख दूं तो ये वैल्यू आती है 1.22 नैनोमीटर अपॉन अंडर रूट वी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डायरेक्ट यूज होगा। ठीक, अगर आपका मन है कि आप ऊपर वाली वैल्यू को अंडर रूट के अंदर ही रखना चाहते हो और पूरा अंडर रूट में एक आंसर निकालना चाहते हो, तो आप इसी वैल्यू को ऐसे भी लिख सकते हो, लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट 150 अपॉन वी, पर यहां से जो लैम्डा आएगा वो आएगा एंगस्ट्रॉम। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं जो आपके यूज होंगे, कैसे यूज होंगे, कहाँ यूज होंगे, ये सब मैं आपको सिखा दूंगा, उसकी चिंता आपको नहीं करनी। बस अभी के लिए पहले ये लिखो, जब क्वेश्चन सॉल्व करने पे आते हैं तो आपको पता है हम ढेरों क्वेश्चन करते हैं। बस अभी आप फॉर्मूले अच्छे से देखते रहो, क्योंकि खूब सारे फॉर्मूले के ट्रांसफॉर्मेशन है, अलग अलग तरीके से वो क्वेश्चन पूछता है। हम सारे फॉर्मूले पर खूब सारे क्वेश्चन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और, तो अभी हम लोगों ने जो लिखा कि भाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी, है ना। ठीक है, अगर ई की जगह कोई और पार्टिकल होता जिस पर चार्ज क्यू है तो क्या हो जाता सर, ऐसे केस में हो जाता हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू वी। क्या दिक्कत थी, तो इस केस में जो फॉर्मूला आता वो आता लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2qvm। अब ये फॉर्मूला बस यहीं तक सीमित है, क्यों, क्योंकि अब आपका चार्ज इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो कुछ और है। तो आपको नहीं पता उस पर चार्ज कितना है और आपको नहीं पता उसका मास कितना है, बस आपको h की वैल्यू पता है। ठीक है, तो यहाँ आप कुछ भी वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो अगर इलेक्ट्रॉन है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूले यूज कर लेना, क्योंकि इसमें E और M की वैल्यू आपको पता है। लेकिन अगर कोई और चार्ज पार्टिकल है तो बिल्कुल बुद्धि बेचकर क्वेश्चन ना सॉल्व करें, आप देख लें क्या है, उसमें आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्लियर है। चलिए कुछ और फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मेशन देखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां से 2 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर। दोनों साइड अगर मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं लिख सकता हूं एम स्क्वायर वी स्क्वायर, और अगर मैं यहां से एम वी निकालूं तो एम वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2m के ई। बहुत बढ़िया, तो लैम्डा इज इक्वल टू लिख सकता हूं एच अपॉन अंडर रूट 2m के ई। ये भी एक फॉर्मूला है जो यूज होगा। ठीक है, बस एक लास्ट फॉर्मूला और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में पहुंच जाएंगे। क्या आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस के ई। तो यहाँ से के ई की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अगर मैं कॉमन ले लूं एच तो क्या हो जाएगा, म्यू माइनस म्यू नॉट। ठीक, इसको यहाँ पर पुट कर दो, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m एच म्यू माइनस म्यू नॉट। सही है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं h इज इक्वल टू अंडर रूट
h अपॉन 2m म्यू माइनस म्यू, सही है, क्योंकि रूट h से h कटेगा तो रूट h आ जाएगा। तो यहां से क्लियरली आपको मेंशन हो रहा है कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू माइनस म्यू। ये आपका जेई में पूछा गया, 4 ऑप्शन थे, अभी मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा आपको, बट ये फॉर्मूला आपका जेई में पूछा गया था। चलें आगे, चलिए क्वेश्चन करते हैं जेई एडवांस 2021 का, सीधे एडवांस, वो भी 2021। हाँ, लिखिए कंसीडर अ हीलियम एटम that absorbs a photon of wavelength 330 nanometer. The change in velocity in centimeter per second of helium atom after the photon absorption is। करिए सॉल्व। तो सिंपल सा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, h अपॉन एम अंडर रूट, सॉरी h अपॉन एम वी, बट v क्या होगा डेल्टा v, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी है। तो डेल्टा v क्या हो जाएगा, h अपॉन एम लैम्डा, h की वैल्यू क्या हो जाएगी 6.6 इंटू 10⁻⁻34। मास क्या रखोगे, अब किसकी बात हो रही है, हीलियम एटम की बात हो रही है, तो हीलियम एटम का मास रखा जाएगा। हीलियम एटम का मास कितना होता है 4 ग्राम, राइट, ठीक है। तो सॉरी 4u, राइट, एक एटम का मास होता है 4u, और ठीक है, तो एक एटम का मास हो गया 4u, और मैंने आपको बचपन में सिखाया था, यानी कि मोल में सिखाया था 1u इज इक्वल टू 1/Na ग्राम होता है, ठीक है। तो आपको u को सबसे पहले ग्राम में चेंज करना होगा, तो 4u इज इक्वल टू 4/Na ग्राम हो जाएगा, ठीक है, ठीक। बट ये जो आपने लिखा था 6.6 इंटू 10⁻⁻34, यूनिट कन्वर्जन का खेल था सारा। इसकी यूनिट क्या होती है, जूल सेकेंड, ठीक। और जूल का अगर आप खोलकर लिखोगे तो क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर जो मास होता है वो ऐसा यूनिट में है, दैट इज किलोग्राम। तो आपको जो यहाँ पर मास लेना पड़ेगा वो किलोग्राम में लेना पड़ेगा, यानी कि 4 इंटू 10⁻⁻³ अपॉन 6.022 इंटू 10⁻20। ये हो गया प्रॉपर मास पूरा, इंटू लैम्डा, लैम्डा कितना है 330, तो 330 इंटू 10⁻⁻9। इन सबको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके आपकी वैल्यू आएगी 0.3, बट वो आएगी मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि आपने सब चीजें ऐसा यूनिट में यूज करी है, तो यहाँ पर जो लेंथ है वो मीटर में है। आपको आंसर चाहिए किसमें, सेंटीमीटर पर सेकेंड में, तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन
थोड़ा सा सबसे पहले तो इस फॉर्मूले का ज्ञान होना चाहिए था, चेंज इन वेलोसिटी वाले का, और दूसरी चीज आपको ये यूनिट कन्वर्जन वाला पार्ट आना चाहिए। अगर इतना आता है तो काम बन जाए। एक और हो जाए, चलिए जेई एडवांस 2013 का क्वेश्चन करते हैं। इसमें एक फॉर्मूला लगेगा गैसियस स्टेट का, अभी वो मैंने पढ़ाया नहीं है, मैं आपको यहीं पर बता दूंगा। जेई एडवांस 2013 का क्वेश्चन नोटबुक में आपके पहुंच जाना चाहिए। द एटॉमिक मासेस of helium and neon are 4 and 20 am. The value of the de Broglie wavelength of helium gas at minus 73 degrees Celsius is m times that of de Broglie wavelength of neon at 727 degrees Celsius. Then m is, आपको बताना है m क्या है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, बस ध्यान से समझना। यहां पर देखो टेम्परेचर की कुछ बात करी है। अभी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी में टेम्परेचर तो कहीं आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो हम गैसियस स्टेट में एक चीज सीखेंगे कि किसी भी गैस की जो वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है रूट में, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होती है। इसको आप अभी के लिए रट सकते हैं फॉर एनी गैस। लॉजिकली भी आप समझ सकते हैं इस बात को कि भाई अगर मैं ऐसा समझूं, अगर मैं किसी के नीचे आग लगा दूं तो वो आदमी शांति से तो नहीं बैठेगा। जैसे सपोज कभी भी आपने गर्मियों में अगर कभी किसी जमीन पर नंगे पैर चलने की कोशिश करी है ना, बिना चप्पल के, तो अगर जमीन आपकी गर्म होती है तो आप क्या करते हो, उई माँ जल गया जल गया जल गया, और तेजी से भागने की कोशिश करते हो। आपकी एकदम से वेलोसिटी बढ़ जाती है ना, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी मिली गैसियस मॉलिक्यूल्स को और उनकी वेलोसिटी बढ़ गई, पहली चीज। दूसरा, मोटा आदमी तेज भागता है, पतला सब पतला तेज भागता है जनरली, और मोटा धीमे भागता है ना। तो वेलोसिटी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मास बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, लेकिन टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर दो गैसेस की बात हो रही है, हीलियम और नियोन की। तो HH तो कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ हीलियम और वेलोसिटी ऑफ हीलियम, मास ऑफ नियोन एंड वेलोसिटी ऑफ, सही है। अच्छा, और आपसे पूछा है द वैल्यू ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ हीलियम गैस इज एट माइनस 73 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और एटॉमिक मासेस भी दे रखे हैं आपको। हीलियम का है 4 और नियोन का है 20। ठीक है, तो नियोन का हो गया 20 और हीलियम का हो गया 4, पहली चीज। और वेलोसिटी की जगह आप क्या लगा दोगे, T/m। तो यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ नियोन अपॉन मास ऑफ नियोन, टेम्परेचर ऑफ हीलियम और मास ऑफ हीलियम। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 20/4 अंडर रूट टेम्परेचर ऑफ नियोन कितना है, 727 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 1000 केल्विन, और मास ऑफ नियोन 20 है,
हीलियम का टेम्परेचर कितना है, -73 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 200 केल्विन, और इसका मास इतना है। तो 4 5 20 और 20 200 5 1000, 5 से 5 कैंसिल, कुछ नहीं बचा, सही है। और ये हो गया 4 5 20। तो जो आपका लैम्डा हीलियम अपॉन लैम्डा नियॉन है, दिस इज 5:1, यानी कि m की वैल्यू हो गई 5 गुना ज्यादा है वेवलेंथ डी ब्रॉगली की। सही है जी, क्लियर है ना, आगे बढ़ जाएं, चलिए और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जेई मेन 2021 का। खूब ताजी क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको, खूब पूछे गए क्वेश्चन इस टॉपिक से, और बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं, एक ही फॉर्मूला है क्योंकि अ प्रोटॉन एंड अ Li3 positive nucleus are accelerated by the same potential if lambda of Li and lambda of proton denotes wavelength। ये बताने की क्या जरूरत थी, हमको पता था। then value of लिथियम का लैम्डा अपॉन प्रोटॉन का लैम्डा इज x इंटू 10⁻⁻1। ठीक, तो आपको x बताना है क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। प्रोटॉन और Li3+ का न्यूक्लियस है, दोनों को सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट करा गया, तो दोनों के जो वेवलेंथ की जो वैल्यू आई, जो रेशियो आया, वो आया x इंटू 10⁻⁻1। तो आपको बताना है x क्या होगा। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, जब भी किसी चार्ज को किसी पोटेंशियल में रखकर एक्सेलरेट कराया जाता है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाती है, h/√2qvm या 2m/qv, राइट, क्योंकि हमें नहीं पता चार्ज क्या है ना, वो प्रोटॉन है और Li3+ है, वो इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल नहीं है, तो q लगाएंगे और m लगाएंगे। तो यहां से एक बात तो समझ में आ रही है कि अगर मैं Li वर्सेस P निकालूं, लैम्डा Li और लैम्डा P, तो HH तो कैंसिल हो जाएगा, √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ऊपर आएगा आपका Q ऑफ प्रोटॉन, और पोटेंशियल सेम है तो V भी कैंसिल हो जाएगा, और मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन नीचे आएगा Q ऑफ Li3+ इंटू मास ऑफ Li3+। तो भाई सही है ना, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं Q ऑफ प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन पर जो चार्ज है वो अगर 1 यूनिट का है, तो जैसे पूरे पर √ चढ़ा लो, तो Li3+ पर जो चार्ज है वो 3 यूनिट का होगा। बोलो भाई, सही है, ठीक है। और अगर हम आगे बढ़ें तो हम कह सकते हैं कि मास अच्छा, हाँ वही मैं कहूँ, क्योंकि इंटीजर में आंसर आ नहीं रहा था ना। क्वेश्चन में एक हिंट और है कि भाई मास ऑफ Li3+ आपको 8.3 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन रखना है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, इट इज गिवन, क्योंकि वहीं में फंस रहा था। ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है, मास ऑफ Li3+ इज 8.3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन।
ठीक है, तो मास ऑफ प्रोटॉन अगर p है तो ये 8.3p हो जाएगा, सही है, ठीक है। तो p से p तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/, और 3 3 ज़ा 9 और 3 8 ज़ा 24.9। क्या मैं इसको नियरली अबाउट 25 बोल सकता हूँ? तो क्या मैं इसको 1/5 बोल सकता हूँ? तो क्या मैं इसको 0.2 बोल सकता हूँ? तो क्या मैं इसको 2 इंटू 10⁻⁻1 बोल सकता हूँ? तो x की वैल्यू आ गई 2। x की वैल्यू क्या आ गई, सिंपल। ये आपका आया था जेईई मेन 2021 में। एक और करें, चलिए एक और करते हैं। फिर से जेईई मेन 2021 का ही क्वेश्चन है। चलिए देखिए, द वेवलेंथ ऑफ electrons accelerated from rest through a potential difference। खूब क्वेश्चन आ रखे हैं, कल आपको कुछ होमवर्क भी दे दूंगा। किलो वोल्ट इज x इंटू 10⁻⁻12 मीटर। द वैल्यू ऑफ x इज, इसमें तो कुछ और नहीं दिया, ठीक है, बस इतना ही है क्वेश्चन। तो ये तो सिंपल है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। तो अगर ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आपको आंसर चाहिए किसमें, मीटर में चाहिए ना, ठीक है। तो आप जो भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वही वाला लगा लो, उससे फायदा हो जाएगा आपका। ये वाला 1.22 इंटू अपॉन डिवाइडेड बाई √v। तो इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1.22। देखो जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है, और √v दैट इज 40 इंटू 10⁻3, क्योंकि वोल्ट में चाहिए ना, ठीक है। और यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा नैनोमीटर में, याद रखना। नैनोमीटर का मतलब है इंटू 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा 1.22, और इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 10⁻⁴, है ना। तो इसको जब अंडर रूट से बाहर लेकर आओगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू 10⁻², और ये वैल्यू बन जाएगी 0.61। क्लियर है ना, ठीक है, 0.61 इतना हो गया। और ये हो जाएगा 0.61 इंटू 10⁻⁻2, और -9 पहले से था, तो ये बन गया 0.61 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। वो काम आया ना ये वाला फॉर्मूला कितना, तो आप पूरी कैलकुलेशन करते तो कितना टफ हो जाता। तो ये बन गया 6.1 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 6 सिंपल, x की वैल्यू हो गई 6.1। ठीक, एक और क्वेश्चन, ये तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है जो मैं अब अगला करा रहा हूँ, क्योंकि ये नीट में भी आया है और जेईई मेन में ये 5 से 6 बार रिपीट हो गया। द डी ब्रॉगली wavelength of an electron in the fourth orbit is option A 6 pi a naught, option B 2 pi a naught, option C 8 pi a naught, या ऑप्शन डी 4 pi a naught।
ये पूछा गया है आपका जेई में 2020 में 9 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसमें फर्स्ट शिफ्ट में सब बता दिया आपको, ठीक है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को ये सोचना। तो अभी मैंने आपको ऑर्बिट और डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बीच में रिलेशन बताया था 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा। हाँ सर सोच ही रहे थे, इस फॉर्मूले का भी क्वेश्चन नहीं आया, बाकी सबका आ गया, तो ये भी आ गया 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा। आपसे क्या पूछा है, लैम्डा पूछा है इन टर्म्स ऑफ ए नॉट। ए नॉट कहाँ था आपको याद हो, बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, आर इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड, याद आ गया एंगस्ट्रॉम में। और ए इसको क्या बोलते थे, आर नॉट या ए नॉट, बताया था ना आपको। तो आर इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड, तो वही रख दो 2 पाई ए नॉट एन स्क्वायर, एन क्या है फोर्थ ऑर्बिट, तो 4 का स्क्वायर अपॉन जेड, जेड क्या है, जेड नहीं पता, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, जेड नहीं पता, ठीक है। तो जेड को फिर 1 मान लो, और क्या, जेड वही 1 मान लो, क्योंकि जेड पता ही नहीं है तो हाइड्रोजन के बारे में बात चल रही होगी। वैसे भी ये सारे फॉर्मूले हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए ही वैलिड थे, बट यहाँ पर देना चाहिए था उनको, तो ठीक है कोई नहीं। इज इक्वल टू एन लैम्डा, एन की वैल्यू क्या है 4 और लैम्डा तो निकालना ही है, तो 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई ए, सी ऑप्शन, सिंपल। एक और करें ऐसा ही, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल, ये 2019 में आया था जो अब अगला करा रहा हूं। देखो, if the de Broglie wavelength of electron in nth orbit in a hydrogenic atom is equal to 1.5 pi a naught, then the value of n upon z is, हाँ देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पर उन्होंने z दिया नहीं है, पिछले वाले क्वेश्चन में देना चाहिए था बट नहीं दिया था, तो फिर हमने 1 मान लिया था, क्या करते हैं मजबूरी है ना, रट थोड़ी सकते हैं। यहाँ पर n upon z की वैल्यू पूछिए, तो फिर से वही लगाएंगे 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू इतना, अच्छा लैम्डा की वैल्यू उसने दे रखी है 1.5 पाई ए नॉट, तो 2 पाई ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड इज इक्वल टू एन, और लैम्डा की जगह ये पूरा लगा दो 1.5 पाई ए नॉट। तो देखो पाई से पाई उड़ गया, एक एन से एक एन उड़ गया, ए नॉट से ए नॉट उड़ गया, क्या क्या बचा 2n अपॉन जेड इज इक्वल टू 1.5। हमसे क्या पूछा है, n अपॉन जेड ही पूछा है, तो n अपॉन जेड कितना हो गया 1.5 अपॉन 2, ठीक है। तो दैट इज 0.75, इसकी वैल्यू हो गई 0.75। सिंपल, देख लो ये जेई के क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इनमें, बकवास है एकदम बकवास, सिंपल। एक और करें, चलो 2018 का करते हैं जेई का। ठीक है, तो चाहे सरल हो चाहे टफ हो, कुछ नहीं सोचना, बस लग जाना है। द डी ब्रॉगली wavelength of electron present in first Bohr orbit of H plus atom, sorry H plus नहीं, H atom is H atom is,
ऑप्शन दे दें? चलिए इसको करिए। हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट बोर ऑर्बिट में डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले तो चलिए करिए, आप खुद ही करिए। तो 2πr इज इक्वल टू एन लैम्डा लगा सकते हो। डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो पूछी है मेरे से, और ऑर्बिट बोल रहा है वो पहली, ठीक है। तो एन की वैल्यू क्या हो गई 1, ठीक। एन की वैल्यू तो 1 हो गई, हटाओ से। और आर की वैल्यू आप लगा सकते हो क्या, ए नॉट एन स्क्वायर, एन की वैल्यू 1 है और जेड की वैल्यू भी 1 है, तो 1/1 इज इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 2πa0, यानी कि बी ऑप्शन 2πa0 यानी कि बी ऑप्शन। अरे सही है क्या गांव वालों, समझ में आ रहा है? सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। और देखें और मेरे पास तो सारे करा देता हूँ, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। जेई के तो लगभग सारे समाप्त हो गए, अब तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, वो तो आप खुद ही कर लोगे। ये एक दो एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी हैं, उनको लिख लो, घर से कर लाना, ठीक। या फिर ऐसे ही आप खुद देख लेना, एनसीईआरटी ओपन करना, वहाँ पर एक दो एग्जांपल दे रखे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला, वेलोसिटी दे रखी है, मास दे रखा है, लैम्डा पूछा है, तो वो कर लेना खुद से, है ना। एनसीईआरटी के 2-3 क्वेश्चन खुद से आपको करके लेकर आने हैं। हाँ, एक क्वेश्चन जेई 1997 सब्जेक्टिव हुआ करता था तब पेपर, तब आया था ये, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी रहेगी। खैर हमें कंसेप्ट देखना है बस। एक फॉर्मूला यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, देखेंगे। चलिए इसको करिए। जेई 1997 का क्वेश्चन है ये। तो अभी हम लोगों ने इसका फॉर्मूला पढ़ा ही था, लैम्डा इज इक्वल टू h/√2mEv। अब यहाँ पर v पूछा है, तो v कितना हो जाएगा, ½ h² लैम्डा स्क्वायर e, है ना। मैंने दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी, इधर भी और इधर, तो ये फॉर्मूला बन गया। बस अब क्या है,
तो या फिर इसको ऐसा कर सकते थे ना, थोड़ा सिंपल कर लेते, रुको ऐसे बंद कर, हमारे पास शॉर्ट फॉर्मूला है ना, उसको लगा लो। क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू 1.22 था ना शायद, हाँ 1.22 अपॉन अंडर रूट वी, बट यहाँ से जो आंसर आता था वो नैनोमीटर में आता था, तो इस बात का ध्यान रखना। लैम्डा दे रखा है हमको 1.54 एंगस्ट्रॉम, राइट, तो इसको आप ऐसे लिख लो चाहो तो 0.154 नैनोमीटर, सही है ना। तो इज इक्वल टू 1.22 अपॉन रूट वी, तो वी कितना आ जाएगा, वी आ जाएगा आपका 1.22 अपॉन 0.154 का स्क्वायर, क्योंकि रूट वी आएगा 1.22 अपॉन 0.154, तो वी आ जाएगा 1.22 अपॉन 0.154 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 63.3 वोल्ट। आप सॉल्व करके देख लेना, कैलकुलेशन थोड़ी सी है, बाकी तो सिंपल है, 63.3 वोल्ट। ठीक है ना, क्योंकि ये लगभग 8 टाइम्स जाएगा, थोड़ा बहुत 8 से थोड़ा सा छोटा, ठीक, और उसका स्क्वायर क्या होता है 64 से थोड़ा सा कम, तो 63.3 वोल्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन हो ही गए हैं सारे। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख लो और बस आज की क्लास एंड। ये क्वेश्चन आपका HW, देखो एन इलेक्ट्रॉन practically at rest is initially accelerated through a potential difference of 100 volts. It then has a de Broglie wavelength equals lambda 1 angstrom. It then get retarded. क्लास में सरल सरल क्वेश्चन करा दिए, घर के लिए पता नहीं क्या दे दिया, ये एक्सेलरेटेड, रिटार्डेड, थोड़ी सी फिजिक्स लगा ली है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ओलंपियाड में आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, ठीक, तो हमने फिर उसको रिटार्ड किया 19 वोल्ट का पोटेंशियल लगाकर, और उसकी वेवलेंथ हो गई लैम्डा 2 एंगस्ट्रॉम। फिर आगे इट्स फर्दर रिटार्डेशन, थ्रू 32 volts changes the wavelength to lambda 3। ठीक, क्वेश्चन समझ गए। तो आपको बताना है व्हाट इज lambda 3 माइनस lambda 2 अपॉन lambda 1, 20 अपॉन 41, बी 10 अपॉन 63। ये जो मैंने आपको किताब बोली थी खरीदने को, उसमें भी शायद ये दे रखा है, देख लेना एक बार। ये आपका क्वेश्चन समझा देता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन था जो मान लिया है कि वो रेस्ट पर था, है ना, उसको उन्होंने इनिशियली जीरो वेलोसिटी यानी कि शुरुआत में रेस्ट पर था, उससे एक्सेलरेट कराया 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके, ठीक, तो उसकी जो वेवलेंथ आई वो आई लैम्डा 1 एंगस्ट्रॉम। फिर उसको रिटार्ड कराया यानी कि उसकी स्पीड को कम कराया, तो उसकी जो लैम्डा 2 आई वो आई, मतलब उसकी कुछ लैम्डा आ गई, ठीक है ना, दैट इज लैम्डा 2। फिर उसको फर्दर फिर रिटार्ड करवाया, तो क्या हुआ, उसकी लैम्डा जो हो गई वैल्यू हो गई, वो हो गई लैम्डा 3। तो
जब इतना सब कुछ आपने कर दिया तो आपको बताना है λ3 - λ2 अपॉन λ